नमस्कार, एनडीटीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और इसमें अलग अलग मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो देश के अलग अलग कोने में जाकर के बात करें सरकार के कार्यकाल की। 8 साल में क्या हुआ और सरकार ने क्या क्या काम किया है जनता के हित के। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक रूप से ये पूछा जा रहा है कि क्या किया कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ अब हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस मोदी सरकार में एसपी सिंह बघेल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मोदी के 8 साल पूरे हुए हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली क्या है कि एक उपलब्धि हो तो बताया जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जो आज तक नहीं हुई कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है। 8 साल में जीरो करप्शन के साथ प्रधानमंत्री जी का अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कार्यकाल पूरा करना। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे ही मोदी काल विकास का और एक ये स्वर्ण युग है और स्वाभिमान का। तो मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। क्योंकि ऐसा कोई नेता तो नहीं कर सकता कि 8 साल जीरो करप्शन के साथ प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त है। कोई फकीर स्वभाव का हो, अवहर टाइप का आदमी हो या परमहंस टाइप का आदमी हो, वही ऐसा कार्यकाल पूरा कर सकता है। क्योंकि नेहरू जी पहली जैसी सरकार बनाई थी, आपको याद होगा कि कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे और घोटाला हो गया था। कॉमनवेल्थ उनके कार्यकाल में हुआ। नरसिम्हा राव जी खुद ही शक के दायरे में रहे। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि अंतरिक्ष में भी करप्शन हुआ, धरती पे भी हुआ और धरती के नीचे पाताल में भी हुआ। कुल मिलाकर ये कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल जीरो करप्शन वाला ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। देखिए कोई विकास नहीं है, ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी से ही सारी योजनाएं जो है वो सही हुई। मेरे हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि ये भी है, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ के आसपास है, युवा बहुल हमारा देश है और बेरोजगारी भी एक समस्या है। लेकिन नॉन गजेटेड नौकरियों में भारत सरकार ABCD 4 ग्रुप में है। ए में इंटरव्यू होंगे, बी के गजेटेड के होंगे, नॉन गजेटेड के बी के नहीं होंगे और CD में इंटरव्यू नहीं होंगे। कहने का मतलब लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता दो और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। और जब तक इंटरव्यू की वीडियोग्राफी नहीं होगी आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो अब साक्षात्कार समाप्त करना, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां बच्चों को मिलेंगी और उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। नहीं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो सरकार जिसने पिछले 8 साल में लगातार ये बात बोली है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य में 80-20 का भी कथन होता है। बाद में उसका तर्क जरूर दिया जाता है कि हम कुछ और संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन घूम फिर के बात वहीं उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये कमजोरी वाली इसमें कोई बात नहीं है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा गया है और जाति, क्षेत्र, धर्म के अनुसार जो है गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, बड़ी उपलब्धि अगर आप मान रहे हैं तो मैं उसमें ये भी मानता हूं कि 80 करोड़ देश में 80 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या है, जो PDS का भोजन बिना निःशुल्क पा रहे हैं और 45 करोड़ लोगों ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बैंक को ही नहीं देखा था। इसका मतलब है कि उनके पास 50 रुपए भी बचत के नहीं हुआ करते थे। राजीव गांधी जी का जो था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, मोदी जी ने उसी को चुनौती मानते हुए दिल्ली से 1 रुपया भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सीधे 1 रुपया नीचे पर पहुंचे। तो 3 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। आप ये देखिएगा कि 50% घरों में नल से जल आ रहा है और ज्यादातर बीमारियां पानी से ही होती हैं। 80 करोड़ लोग PDS सिस्टम का भोजन कर रहे हैं। 45 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता खुलवाया। 22.6 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमारी माएं, दादियां और नानियां बरसात में कंधे पर रोटी करते हुए या ढेंचा पर या गीली लकड़ियों पर धुएं के साथ अपने मोतियाबिंद को इजाफा कर रही थी। तो 9 करोड़ एक छोटी मोटी संख्या नहीं है जो गैस के
कनेक्शन से कर रही है। बैकवर्ड जो बहुत बड़ी एक वर्ग है, उसको बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। अभी तक एससी कमीशन को संवैधानिक दर्जा था, माइनॉरिटी कमीशन को था, जो सबसे बड़ी आबादी थी उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, और इसीलिए वो दंतहीन और शक्तिहीन आयोग हुआ करता था। मैं कहता हूँ केवल शेड्यूल कास्ट पे एट्रोसिटी नहीं होती है। जब प्रजापति की समाज की लड़की मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कहीं मिट्टी खोदने जाती है तो उसके साथ भी हुआ करता था। अब बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन भी सम्मान कर सकता है और लोगों को कर सकता है। इसी प्रकार से फॉरवर्ड का भी ख्याल रखा गया है, और जो गरीब सवर्ण है उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया गया है। 23 नए हवाई मार्ग बनाए गए हैं। आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय हो रहे हैं। तब एम्स की संख्या बहुत बड़ी हो गई है। हमारे पास एक एम्स हुआ करता था हर जिला में। जिले बहुत छोटे होते हैं, एक मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हम लोगों ने किया। अनुच्छेद 370 जो एक कलंक हुआ करता था, और इस पार्टी के जो फाउंडर थे उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहता था इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान होना चाहिए। तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में हम लोग लाए हैं। आतंकी हमलों में 52% कमी हुई है। व्यापारी सौदों पर विदेशों से हम लोगों ने दस्तखत की है। और कोरोना काल जो इस शताब्दी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काल था, उसमें भारत में बनी हुई मेक इन इंडिया टीके लगवाने का काम किया, और उस पर हम लोगों ने कंट्रोल, प्रधानमंत्री ने कंट्रोल किया। रक्षा निर्यात में निर्यात कर रहे हैं, हम पहले आयात करते थे, 6 गुना वृद्धि की है। 1.83 करोड़ अटके भारतीयों को कोविड के दौरान विदेश लाए हैं। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, हम अपने बच्चों को एक कैजुअलिटी हो गई है उसके लिए देश दुखी है, लेकिन हम लोगों ने उनको सकुशल लाए हैं। और ऐसे ही नहीं लाए हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को मंत्री गए हैं, विदेशों से संपर्क किया है, और हम अपनी विदेश नीति जो हमारी तटस्थ है उस पर भी कायम है। लेकिन हमारा ये दबदबा रहा कि हमारे बच्चे सकुशल आए, और मुझे भी एक दिन एयरपोर्ट पर जाकर के बच्चों को लाने का मौका मिला। तो 22,500 भारतीय बच्चे आए हैं ऑपरेशन गंगा की तहत यूक्रेन से। तो कहने का मतलब है दिव्यांग पेंशन को दुगना कर दिया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया है, वृद्धावस्था पेंशन को भी और विधवा पेंशन को भी। अब आप ही के मंत्रालय को अगर आप ले लें, आप देखिए आप लॉ एंड जस्टिस के मंत्री हैं, और कानून का हाल ये है कि कितने मामले कितने लंबे लंबे कई दशकों तक अदालतों में लटके रहते हैं। डेट जो है वो काफी समय बाद मिलती है, और इसमें कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। बतौर, देखिए तो कानून की बात है, अदालत की बात है कि कौन सा केस कैसा है, लेकिन बतौर सरकार इसको सुलझाने के लिए आपने क्या किया है? केस की पेंडेंसी का कोई एक कारण नहीं है। एक ये भी एक बड़ा कारण है पेंडेंसी वर्क का, कि हमारा एक सिद्धांत है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं जाना चाहिए। अब मैं प्रैक्टिकल थोड़ी बात करता हूँ क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ। किसी के फादर का मर्डर हो गया तो उसको सजा दिलाने के लिए भी उसको 10-20 बार माननीय अदालत में आना पड़ेगा। अक्सर वो कह देते हैं कि अरे साहब आज आलू खुद रहे हैं, वकील साहब कोई तारीख ले लो। फिर एक ये भी है कि FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन जिसने किया, डॉक्टरी मुआयना किसी डॉक्टर ने किया, गवाही हुई, और उसके बाद क्या होता है कि ये सब लोग ट्रांसफर पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अदालत में फिजिकली आना पड़ता है। पेंडेंसी वर्क अब इसलिए केसेस कम हो जाएगा कि ई कोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, पास्को कोर्ट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे हैं, और वैज्ञानिक एविडेंस जब तक नहीं होगा तब तक कन्विक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नकल रिपोर्ट, बयानबाजी, निरीक्षण, घटनास्थल और समाई शहादत के आधार पर अभी तक होता था। अब नार्को टेस्ट हो रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, DNA टेस्ट हो रहा है, बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं, बालों का टेस्ट हो रहा है, फुटप्रिंट हो रहा है, फिंगरप्रिंट हो रहा है। ये अभी मोदी काल में सारा कुछ शुरू हुआ है। और जो IPC 1860 की है, जो ब्रिटानिया हुकूमत ने उपनिवेशवाद के तहत हम पर राज करने के लिए किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी उसमें एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। CRPC अमेंडमेंट जो 1973 की है उसमें हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, जो 1857 में हमारी क्रांति के बाद उन लोगों को सजाएं देनी थी, उन्होंने अपने अनुसार किया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट से भी पेंडेंसी कम होगी। और सबसे बड़ी बात है जजेस की नियुक्ति को
जब से किरण रिजिजू साहब कानून मंत्री हुए हैं, बहुत तेजी के साथ 100 से ऊपर जजेस की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति एक रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने करने का काम किया है। तो उसके कई कारण है, पेंडेंसी के लिए कई कारण है। वादी कई बार क्या होता है, तारीखें नहीं करता है, वो समझौते की तरफ अग्रसर होता है, समझौते में विलम्ब हो रहा है तो वो केसों को लटकाने की कोशिश करता है। जजेस की कमी भी एक बड़ा कारण रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रहा है। लेकिन तमाम ऐसे कानून जो इस देश पर बरतानिया हुकूमत ने थोपे थे, मोदी जी के नेतृत्व में 1458 ऐसे कानून जो इररिलेवेंट थे, अप्रासंगिक थे, उनको खत्म करने का काम किया है और इस दिशा में मंत्रालय और गृह मंत्रालय और अग्रसर हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कश्मीर के बारे में बात की, 370 के बारे में बात की। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इतना बखान करने के बाद भी कि अब वहां ये हो गया, वो हो गया, कश्मीर को आपने अभिन्न अंग बना दिया और अब वहां पर ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसी कश्मीर में कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है और सरकार ने उनको उनके हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? झोला छाप डॉक्टर से पेट फुलवाने के बाद अगर कोई एम्स में आता है और बहुत जल्दी उम्मीद करता है कि मरीज एकदम ठीक हो जाए, तो थोड़ा समय एम्स को भी मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब 70 साल में कश्मीर के बदतर हालात रहे हैं, लोगों का एक माइंड सेट हो गया था, अपराध करना, पत्थर फेंकना, आतंकवादी घटनाएं करना, पाकिस्तान से रिश्ते रखना, जड़ें मजबूत हो गई हैं, तीसरी पीढ़ी आतंकवादियों की कश्मीर में काम कर रही है। तो माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री ने धारा 370 और 35 से खत्म किया है, लेकिन जो है नासूर की जड़ें गहरी हैं, तो उसको ऑपरेशन करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो 370 खत्म करना और 35 से पहले आतंकवादी घटनाएं ज्यादा थी और मोदी जी 2014 और अभी 22 के बीच में घटनाएं उतनी नहीं है जितनी 2014 से पहले होती थी। याद करिएगा कि गृह मंत्री की बेटी का ही अपहरण हो गया था। इसके बाद आप देखिएगा कि विधानसभा पर अटैक होता था, गवर्नर हाउस पर अटैक होता था, कोई सुरक्षित नहीं रहता था, मंत्री कई लोग मारे गए थे। कुल मिला के कहना है कि वहाँ एक जंगल राज हुआ करता था। कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने से पता चलता है कि एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे गए थे। अंततः जस्टिस डिनाई जरूर है, लेकिन यासीन मलिक को आखिर आजीवन कारावास हुआ क्योंकि गवाह बहुत डरे हुए होते थे। सरकारें होती थी, उनके रिश्ते हुआ करते थे इस प्रकार के लोगों से। नहीं तो फिर आप ये बताइए, आपका टाइमलाइन क्या है? आप कहते हैं समय लगता है, तो कितना समय लगेगा? ऐसा है, महीने 2 महीने बाद जब कोई एक घटना हो जाती है तो स्वाभाविक है कि असुरक्षा की भावना कश्मीरी पंडितों में आ जाती है। ये घटनाएं होती हैं बीच में, वो सारा बनाए हुए माहौल को थोड़ा खराब तो करती है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, गृह मंत्री जी जो एक बहुत ही बोल्ड होम मिनिस्टर हैं और उनके सुपरविजन में हम लोग कह सकते हैं कि हालात पर हम लोग निश्चित तौर से काबू पाएंगे। और आतंक उन बैड एलिमेंट्स को भी कहना चाहूंगा, अब देश जो है वो संविधान से चलेगा और कानूनों से चलेगा। ये मोमोक्रेसी नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी ही चलेगी। देखो हालात अच्छे हुए। मैं जम्मू कश्मीर गया, राजौरी में गया, तो मेरे को भारत का तिरंगा झंडा स्कूलों पे दिखाई पड़ा, बच्चे जनगण मन और वंदे मातरम गाते हुए दिखाई पड़े। कहाँ मुरली मनोहर जोशी को फौज के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अपने देश में अपना झंडा फहराने के लिए एक यात्रा करनी पड़ी। आज ऐसे हालात नहीं है। आज कश्मीर की डल झील में शिकारे चल रहे हैं, केसर की वादियों में केसर की फसलें लहलहा रही हैं, जहां AK-47 पैदा हुआ करती थी। क्योंकि बॉर्डर है, आप सारे हालात आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं पत्थरबाजियों से भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आए और हजारों करोड़ का पैकेज कश्मीर की बहबूदी के लिए, कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर की बेरोजगारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। और ये हमारा देश है, हम इस देश के अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसको ये 70 साल इस मसले को हो गए हैं, क्यों ना उस पक्ष दूसरी सोच को छोड़ के हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आए और भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव, कौमी एकता को मजबूत करें। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था,
जब फैसला आ गया था उस समय बीजेपी की तरफ से भी, आरएसएस की तरफ से भी ये बोला था कि अब और बाकी मुद्दे हमारे मुद्दे नहीं है, काशी मथुरा जो है वो उस तरीके से मुद्दा नहीं है। यूपी चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का राग छेड़ दिया, उसके बाद फिर काशी में जो हुआ हमने देख ही लिया है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या काशी और मथुरा में आप 2024 की पटकथा देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, भारत चुनावों का देश है। कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी विधानसभा का, कभी विधान परिषद का, कभी नगर निगम का, कभी जिला पंचायत का, कभी ब्लॉक्स का है। ये चुनाव स्वतंत्र, इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाए तो आप हर चीज को इलेक्शन से नहीं होंगे। अभी यूपी में 22 से पहले कुछ हम करते थे तो 22 के दृष्टिकोण से, अब 22 और 24 के बीच में कुछ भी काम होगा तो 24 की दृष्टि से। देखिए, किसी भी मसले के दो हल होते हैं, या तो आपसी सहमति से निकल आए अथवा माननीय अदालत उसका फैसला कर दे। रामलला के मंदिर के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, राज्य सरकारें उसको मानने के लिए बाध्य है। उसी के तहत रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और आज मुख्यमंत्री जी गर्भगृह में के दर्शन भी कर रहे हैं और वहां पर ईंट को भी रखने का काम कर रहे हैं। जहां तक काशी विश्वनाथ मंदिर का सवाल है कि इस देश में किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो माननीय अदालत में जा सकता है। उसके फैसले से उसको दिक्कत होती है तो हाईकोर्ट जा सकता है, हाईकोर्ट से दिक्कत हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। याचिकाएं करते हैं। जब याचिका हुई तो वहां के सिविल जज ने कहा कि एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होगा, उसमें लोगों ने उद्यम किया। फिर एक रेट हुई तो कहा गया कि वो तो रहेंगे ही, साथ में एक एडिशनल स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर रहेगा। बहुत अच्छा फैसला दिया कि 17 तारीख तक देना है, वीडियोग्राफी होगी, ताले खुले हो तो ठीक है, नहीं तो तोड़ दिए जाएं। किसी को दिक्कत हो तो एफआईआर कर सकता है, एफआईआर उसके खिलाफ हो। कमिश्नर पुलिस और जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई, तो वहां पर वो साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब आप मथुरा की बात करेंगे, चलिए आज खुल के ही बात करते हैं, क्योंकि आप, मुझे पता था आप इस मसले पे जरूर बात करेंगे। और वो मैं कहना चाहूंगा कि काशी है वो भगवान शिव द्वारा बसाई गई ओल्डेस्ट नगरी है, सबसे पुरातन नगरी काशी है। इस्लाम जो है वो 7वीं शताब्दी में आया है और कुछ लुटेरों ने भारत में आकर के लूटपाट करी है, लेकिन स्थायी रूप से अगर मैं देखता हूँ तो 1192 के तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। एक गुलाम के गुलाम ने हमको गुलाम बना दिया। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने राज किया, फिर उसकी बेटी रजिया ने राज किया, फिर बलबन ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। उसके बाद पानीपत फर्स्ट आता है और 1526 में इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। हम पे क्या फर्क पड़ रहा था, एक अफगानी था, एक मुगल था, लेकिन बाबर अगर 1526 हार जाता तो हमें औरंगजेब को नहीं झेलना पड़ता। ये दिल्ली सल्तनत, और जो दिल्ली सल्तनत थी ये शरीयत के अनुसार चलती थी, ये कुरान शरीफ के अनुसार चलती थी। ये हमको काफिर समझ करके सभी मंदिरों को लगभग तोड़ने का काम किया। नहीं, मैं आपसे साफ साफ बघेल साहब पूछना चाहता हूं कि 2024 में काशी और मथुरा आपके लिए मुद्दा है या नहीं? नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास है, मुद्दा भाईचारा है, मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? मैं सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये द्वापर त्रेता की है, जो कृष्ण जन्मभूमि है ये द्वापर की है, राम जी त्रेता के हैं, इस्लाम 1400 साल हुआ है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जो तोड़ा ताड़ी करी है, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 12,776 टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी और संयोग से मैं उस समाज में पैदा हुआ, माननीय अजय भाई होलकर ने किया है। पहला जीर्णोद्धार गजनी से तोड़ा हुआ सोमनाथ का एलिया जी ने किया, दूसरा सरदार पटेल ने किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को जब तोड़ दिया गया था तो उसका पहला जीर्णोद्धार 107 साल बाद एलिया जी ने किया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कॉरिडोर बन रहा है। मुद्दा है, क्यों नहीं रहेगा? इसलिए कि न्याय वाली बात है। किराएदार जो है बाद में आता है, जो वो अतिक्रमण करता है, और अतिक्रमण करने वाला अदालतों में कुछ इधर उधर की एविडेंस देता है, लेकिन फैसला हमेशा मकान मालिक के पक्ष में ही होता है। तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई किराएदार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि कृष्ण जी, वासुदेव, नंद बाबा, देवकी, यशोदा, इवन उनके ये सब सही है। समकालीन किसी ने भी सूरदास जी के सूर पद पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर उनके दोस्त मनसुख है, दोस्त उनके सुदामा है, राधा जी हैं, राधा जी की सहेली भी, ये सब बातें सही हैं।
जैसे कहा जाता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 थे, किसी समकालीन लेखक ने ये नहीं कहा कि 5वां भाई था, पिताजी दशरथ थे, माँ भरत की माँ कैकेयी थी, राम की माँ कौशल्या थी, और ये किसी ने नहीं कहा। जब मंथरा के बारे में भी किसी ने नहीं कहा कि वो थी, कुबड़ी थी, कुरूप थी। उधर रावण के पक्ष में भी कहा जाता है कि रावण का बेटा मेघनाथ था, भाई कुंभकर्ण था, पत्नी मंदोदरी थी, बहन शूर्पणखा थी। जब ये सब बातें सही है, किसी भी समकालीन, चाहे वो गोसाई तुलसीदास जी के समकालीन रहे हो या वाल्मीकि के समकालीन रहे हो, बुद्ध जी भी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये सारे पात्र जब सही है तो जन्मभूमि पे ऑब्जेक्शन क्यों है? फिर क्या ये संयोग? मैं नहीं मानता हूँ ये संयोग है कि जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसकी दीवार से चिपक करके ज्ञानवापी मस्जिद है, अगर कोई मोटा आदमी हाथ फैला के चले तो उसकी कौन मस्जिद से टकराएगी? ऐसे ही जब द्वापर में कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उससे चिपट कर ही एक मस्जिद क्यों बनी है? इसी प्रकार से जहाँ रामलीला हुए थे उसको मस्जिद कैसे? तो ये पहले के षड्यंत्र है और जानबूझ के हुआ कि जहाँ काशी है भगवान शंकर की नगरी वहां मस्जिद है, जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहां मस्जिद है, जहाँ रामलीला पैदा हुए वहां मस्जिद है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये संयोग नहीं है। मैं अगर मुस्लिम पक्ष का होता और लोग मेरी बात मानते तो मैं निश्चित तौर से कहता कि काशी मथुरा अयोध्या हिंदू बहुसंख्यकों की आस्था का है और हम इस्लाम बाद में आया है, ये द्वापर त्रेता सतयुग पहले का है, तो दे देना चाहिए शहर से। आप एमओएस लॉ एंड जस्टिस हैं, मैं इसी संदर्भ में एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपको लगता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना था, कई बीजेपी नेता हैं जिनका यह कहना है कि ये कानून सही नहीं है, आपका क्या मानना है? मैं तो इसको इस प्रकार से कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा था, देश काल परिस्थितियों के अनुसार 100 से ऊपर उसमें संशोधन हो गए। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का, उसमें मामूल चूल परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आईपीसी 1860 में परिवर्तन कर रहे हैं, सीआरपीसी को अपने अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एक्ट है जो एकता अखंडता को तोड़ रहा है? समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में बदलाव हुए हैं। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ऐसा कुछ महसूस किया जाएगा तो जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुके हैं तो किसी भी कानून में हो सकता है। मैं इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे। अभी बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर धर्म को ये हक मिलना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने सिविल मैटर्स जो हैं उसका हल ढूंढें। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार को लाना चाहिए? ये विविधता में एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एकता में विविधता का हो रही है। एकता में विविधता। मेरी स्पष्ट राय है कि कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी, घोषणा पत्र में है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। और दूसरी बात, ये देश सब कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। ये उनकी आस्था, पूजा पद्धति और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश कानून से चलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड में क्या हो रहा है? कॉमन सिविल कोड जब आईपीसी के, कल को वो कहेंगे कि 302 अगर हम मर्डर करते हैं तो हमारी सजाएं अलग होनी चाहिए, फिर वहां क्यों नहीं मानते कि पत्थरों से भी मार के सजाई दी जाती थी? क्या इस बात को वो स्वीकार करेंगे? इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोड़े मारने वाली परंपरा वहां पर थी? क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि तमाम चीजें जो थी? मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन सिविल कोड में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और ये अपना जो बच्चों का गोद लेना, इन चीजों में हो रहा है। जब आईपीसी को मान रहे हैं, 302 को मान रहे हैं, 323 को मान रहे हैं, 147, 48, 49 आईपीसी को मान रहे हैं, 323, 324 आईपीसी को मान रहे हैं, 307 आईपीसी को मान रहे हैं, 308 आईपीसी को मान रहे हैं, मर्डर को मान रहे हैं, अनटचेबिलिटी एक्ट उन पर भी लागू होता है, डाउरी एक्ट उन पर भी लागू होता है। ये मोटर व्हीकल एक्ट कल को कहेंगे कि हम तो 4 बैठ के चलेंगे, हिंदू 2 चले, हम तो 4 चलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये देश कानून से चलेगा और संविधान के दायरे में सबको मौलिक अधिकार की बात होती है तो कोर्ट जाते हैं, तब भारत के संविधान का उल्लेख करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है, विवाह, तलाक, दूध लेना, तो उसके मामले में कहते हैं कि हम शरीयत के अनुसार चलेंगे। ऐसा नहीं चलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। जब अभी मोदी जी जब 12 रुपए का बीमा कर रहे हैं, तब तो नहीं कहेंगे कि हमें बीमा नहीं कराना है, हम शरीयत के अनुसार देखेंगे कि
बीमा का क्या है, हम 330 का बीमा कर रहे हैं। जब शौचालय बनाया तो नहीं कहते हैं कि हमारा पाखाना जो है ऐसे नहीं बनेगा, हमारे तो अपने अनुसार बनेगा, या हम लोगों ने आवास दिया उसको डिनाई नहीं किया है। जब 24 महीने से पीडीएस सिस्टम से 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है। तो नहीं कह रहे हैं कि हमको ये कबूल नहीं है, क्योंकि जो वैलिड इनकम की ही कमाई हम खाते हैं। ये बात आती है ना कि वैलिड इनकम, इस्लाम ये भी तो कहता है ना कि हम मेहनत से कमाया हुआ से ही हम भोजन करते हैं। मस्जिद की चुनाई भी वैलिड इनकम से ही होती है, और ज़कात का बड़ा महत्व है। तब नहीं कहते हैं, जब उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर आता है तब शरीयत का उल्लेख नहीं होता है। जब किसान जो लोग हैं, कल ही उनके खाते में प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए की 11वीं किस्त दी है, तब वो नहीं कहते हैं कि हम इससे डिनाई करेंगे, हम तो देखेंगे कि इसमें इस्लाम क्या कहता है, कुरान शरीफ क्या कहते हैं, या बाकी हमारे इस्लामिक कानून क्या कहते हैं। तो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो शादी है इतनी महत्वपूर्ण संस्था है। हम तो 7 जन्म की बात करते हैं, वो जन्मों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शादी जैसी संस्था पर एक तलवार गर्दन पर केवल 3 शब्दों की वजह से हमेशा अटकती रहती हो, तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार हिंदुस्तान की मुसलमानों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ ये लोग करते थे। आज इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज उनको भी 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा और तलाक के लिए फाइल करना पड़ेगा। और तमाम हियरिंग के बाद आप ये बताइए कि जब किसी को 3 महीने की भी सजा होती है या 1 महीने की सजा होती है, तो उसके तमाम गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, तमाम एविडेंस होते हैं, इसके बाद जज उनको एक्विटल करते हैं या सजा देते हैं। लेकिन ये मुस्लिम महिला का पति अगर 3 शब्द बोल देता है किन्हीं परिस्थितियों में, तो शादी जैसी संस्था टूट जाती है। ये जो एट्रोसिटी थी, ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति एट्रोसिटी थी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जितने भी करोड़ मुस्लिम आबादी है उसमें आधी महिलाएं हैं, उनको सबसे बड़ा न्याय देने का काम 3 तलाक को समाप्त करके किया। एसपी सिंह बघेल, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।